नमस्कार। आज मैं आपको प्राचीन भारतीय संस्कृति की वर्ण व्यवस्था के बारे में बता रही हूँ, जो कि BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में लगाया हुआ है। भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह विभाजन वैदिक काल से आज तक विद्यमान है। वर्ण जो शब्द है वो व्रय या वरी धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? चुनना या वर्ण करना। समाजशास्त्रीय भाषा में अगर देखें तो वर्ण का अर्थ है अपने चुने हुए विशिष्ट व्यवसाय से आबद्ध वर्ग। वर्ण शब्द का अर्थ रंग भी होता है। पुराणों में कई स्थानों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए क्रमशः शुक्ल, रक्त, पीत और कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। तत्कालीन समाज में आर्य और अनार्य ये दो ही वर्ण थे। संभवतः यह प्रारंभिक व्यवस्था त्वचा भेद के आधार पर आधारित थे। ये दोनों वर्ण एक दूसरे से कार्य, व्यवहार, आचरण, संभाषण, रंग आदि में भिन्न थे। अब मैं आपको प्रारंभिक वर्ण व्यवस्था के स्वरूप के बारे में बता रही हूँ कि वैदिक काल के पूर्व युग में ही वर्णों का समाज संगठित होने लगा था। आर्य और अनार्य अर्थात दास के रूप में दो प्रधान प्रतिस्पर्धी वर्ग उनकी प्रजाति और सांस्कृतिक पार्थक्य का प्रतीक था। दोनों वर्ग विरोधी रूप में आगे बढ़े और उत्तर वैदिक काल तक आते आते इन दो के स्थान पर चार वर्णों का उल्लेख प्रारंभ हो गया। चार वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आर्यों ने अपनी संस्कृति और रक्त शुद्धता को बनाए रखने के लिए संपूर्ण समाज का पुनर्गठन चार वर्णों के अंतर्गत कर दिया, यानी कि उन्होंने चार वर्णों की व्यवस्था की। पुरुष सूक्त में एक मंत्र भी दिया हुआ है वर्ण व्यवस्था के ऊपर, वो है ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्य कृत है उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। अर्थात ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख था, क्षत्रिय बाहु थे, वैश्य जंघाएं थी, शूद्र इस विराट पुरुष के पैरों से ही उत्पन्न हुए थे। इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक कर्तव्य और संगठन को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करने के लिए ही वर्गगत सामाजिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया। व्यवस्था व कर्म को प्रधानता देते हुए गुणों का आदर किया गया, यानी जो सारी वर्ण व्यवस्था थी उनका विभाजन गुणों के आधार पर था। वर्ण व्यवस्था थी, उसके दर्शन को अगर हम देखें तो समाज का वर्णगत विभाजन तत्कालीन जीवन की अंतर्निहित चेतना का परिणाम था। इससे प्रेरित प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण में ही रहकर सामाजिक व्यवस्था का पालन करता था। सभी वर्ग के लोग समाज के उत्थान में अपना योगदान करते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने वंशगत पैतृक आजीविका का पालन करता था। व्यक्ति और समाज के विकास की दृष्टि से यह वर्ण विभाजन था वो अति उत्तम था। धर्मशास्त्र में इन वर्णों की उत्पत्ति दैवी मानी गई, यानी कि दैविक उत्पत्ति से उनको उत्पन्न माना गया है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण संबंधी उत्पत्ति के विवरण को स्वीकार किया गया है और यह कथन प्रतीकात्मक भी प्रतीत होता है। जिस प्रकार शरीर में मुंह, बाहु, जंघा और पैर का महत्व है, उसी प्रकार समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन वर्णों का भी अति महत्व है। शरीर के परिचालन में सभी अंगों का समान व महत्वपूर्ण योग है। जिस प्रकार किसी एक अंग के बिना उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है, उसी प्रकार किसी एक वर्ण के बिना समाज की स्थिति भी गंभीर हो जाती है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुंह से इसलिए कही गई है कि उसका समस्त कार्य मुंह से संबंधित था, अर्थात शिक्षा और विद्या प्रदान करना। ये अपने वो मौखिक रूप से ही करते थे। क्षत्रियों को बाहु से उत्पन्न माना जाने का तात्पर्य उनके सभी प्रमुख कार्य देश की सुरक्षा, प्रशासन आदि बाहु से आबद्ध था, जो शक्ति और शौर्य का परिचायक माना गया है। समाज की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के कारण वैश्यों का उद्भव स्वीकार किया गया है। वे कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। इसी प्रकार शूद्र की उत्पत्ति पैर से इसलिए मानी गई क्योंकि वे अपनी सेवा के द्वारा तीनों वर्णों और समाज को गति प्रदान करते थे। पैर का प्रमुख कार्य शरीर को गतिशील बनाए रखना है, गतिमान रखना है। इन अवयवों के बिना शरीर अस्तित्वहीन, गतिहीन और निस्तेज हो जाता है, अतः शरीर को इनकी अपेक्षा है। इसी प्रकार चारों वर्णों के बिना भी समाज का कोई महत्व नहीं है।
अब वर्ण व्यवस्था का विकास किस तरीके से हुआ ये मैं आपको बताती हूँ कि चारों वर्णों का विकास भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत देश काल परिस्थिति के कारण संवर्धित होता रहा, यानी कि धीरे धीरे परिवर्तित होता रहा। यह विकास शरीर मन और मस्तिष्क से संबद्ध धर्म के आधार पर था। नैतिकता और सदाचार से परिचालित धर्म का पालन प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षित रहता था। समाज की श्रेणी के अनुसार सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत विचार आचरण को चलाने के लिए उनके नियम और उपनियम थे। धर्मशास्त्रकारों ने जीवन की विस्तृत व्याख्या में चारों वर्णों का ध्यान रखा। गुणों के आधार पर वर्ण एक दूसरे से पृथक थे। वर्णों के कर्तव्य मैं बताती हूँ कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके क्या क्या कर्तव्य थे। सर्वप्रथम ब्राह्मण वर्ण को लेते हैं कि ब्राह्मण का वर्ण का समाज में सर्वोच्च स्थान था। उसे विशेषाधिकार व धर्म पालन के अधिकार प्राप्त थे। वह वेदों का ज्ञाता व विद्या का मर्मज्ञ होता था। उसके प्रधान 6 कर्म थे: वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना और देना। जैसे कि बताया भी गया है संस्कृत साहित्य में, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम च एव ब्राह्मणानाम अकल्पयत्। राजनीति के क्षेत्र में पुरोहित के रूप में वह राजा को परामर्श भी देता था। राजा को न्याय प्रदान करने में भी ब्राह्मण अपना योगदान देता था। दूसरा वर्ण है क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ण के कर्तव्य क्या हैं? इन पर देश और समाज की रक्षा का भार था। ये क्षत्र अर्थात शौर्य और पराक्रम से संबंधित थे। शासन और सैन्य संचालन इनका जातीय गुण था। चारों वर्णों को क्षत्रिय वर्ण संरक्षण प्रदान करते थे। धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रजानाम रक्षणम दानम इज्यम अध्ययनम एव च विशेषु अप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासते। अर्थात प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्त न होना ये क्षत्रिय के कर्तव्य हैं। इनको विजित वस्तुएं और उपहार ग्रहण करने की विशेष सुविधाएं थी। मनु ने इनके लिए पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान देना निषिद्ध माना है। दान लेना निषिद्ध माना है। वैश्य के क्या कर्तव्य थे? इन्हें समाज में तीसरा स्थान प्राप्त था। इन पर कृषि का भार था। राज्य और देश की आर्थिक स्थिति इन्हीं पर निर्भर थी। इन्हीं के प्रयासों से सुदृढ़ होती थी। दान, अध्ययन व यज्ञ करना इनका परम कर्तव्य था। कालांतर में ये वाणिज्य, पशुपालन व कुशील अर्थात ब्याज पर धन लेना इनमें तल्लीन हो गए। धनार्जन करना इनका प्रमुख ध्येय हो गया था। राज्य को कर प्रदान करने वाला वैश्य वर्ग ही था। मनु ने इनके कर्तव्यों का इस प्रकार वर्णन किया है: पशूनाम रक्षणम दानम इज्य अध्ययनम एव चे वणिक्यथम कुशीदम चे वैश्यस्य कृषिमेव चे। चौथा वर्ण है शूद्र। शूद्रों के क्या कर्तव्य थे कि द्विजों के अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का परिगणन होता था। द्विज की तुलना में शूद्र वर्ण हेय था। विराट पुरुष के पैरों से उत्पन्न मानकर समाज में इसकी निम्नतम स्थिति की घोषणा की गई। शूद्रों के शिल्पी वर्ग ने समाज में कुछ उन्नत दशा प्राप्त की। दूसरों की दया पर निर्भर रहने वाले शूद्रों का सर्वोत्कृष्ट कर्म उक्त तीनों वर्णों की असूया यानी ईर्ष्या रहित सेवा करना था। एकमेव चे शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषाम एव वर्णानाम शुश्रूषाम अनुसूयया। आधुनिक समाज में इन चारों वर्णों की क्या उपयोगिता है कि देखिए, भारतवर्ष के प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था अपने दृढ़ रूप में विद्यमान थी। प्रारंभ में इनकी इच्छा उपयोगिता थी, किंतु धीरे धीरे इनमें दोषों का आगमन हो गया। जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था आगे बढ़ती गई, इनमें दृढ़ नियमों और दोषों का दोषारोपण होता चला गया। शूद्रों की स्थिति हे मानी जाने लगी। उनको अस्पृश्य तथा अछूत समझा जाने लगा। समाज में वे तिरस्कार के पात्र बन गए। उन पर विविध प्रकार के अत्याचार होने लगे। परिणाम स्वरूप विदेशियों ने इनको अपनी जाति में मिला लेने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। इससे हिंदू जाति में पृथकत्व की भावना भी आरंभ हो गई। चारों वर्णों
चारों वर्णों में अलगाव की भावना व्याप्त होने के कारण समाज में एकता की भावना छिन्न भिन्न होने लगी। आधुनिक भारतीय समाज में अब वर्ण व्यवस्था का उतना प्रभाव या महत्व नहीं रहा। आज के वैज्ञानिक और आर्थिक युग में यह वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे सनई शिथिल होकर अब हमारे समाज में अनुपयोगी होती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।